पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है और इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ये इन्होंने जनाब आज आग से खेलने का फैसला कर लिया है, बल्कि ये आग में कूद पड़े हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर उन पर जो बदतरीन किस्म के इनकी जानिब से इल्जामात लगाए गए हैं, जिसके बाद खतरा और तसादुम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से जो लेटर लिखा गया है उसका आज हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है और वो लेटर मैंने आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो 9 मई का फैसला है वो आर्मी चीफ साहब खुद करेंगे, पाकिस्तान की फौज करेगी। ये फैसला हो चुका है और ये मामला फौजी अदालतों के अंदर जा चुका है, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट से, ये भी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जो मामला है वो उसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से जो बातें की गई हैं उससे ये चीजें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं कि अब इमरान खान का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि वजीर आज़म पाकिस्तान कौन होंगे। एक नया नाम सामने आ चुका है और एक नई गेम है, यानी कि गेम तब्दील हो चुकी है, अचानक से तब्दील हुई है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एक गैर शरई निकाह केस चल रहा था, जिस पर आज अदालत ने फैसला महफूज किया कि क्या ये जो केस है वो काबिल समात है या नहीं है। लेकिन फैसला महफूज जो है वो आज सुना भी दिया गया है कि ये जो केस है ये काबिल समात अदालत की जानिब से करार दे दिया गया है और तमाम फ्रीकैन को इसमें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत की जानिब से बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और केस की समात 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और दूसरी जानिब असद कैसर साहब जो हैं वो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो असद कैसर साहब ने 3 MPO की तहत जो गिरफ्तारी है उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और अपनी गिरफ्तारी को मुअत्तल करने की उन्होंने जनाब इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंतखाबी मुहिम से दूर रखने के लिए 3 MPO के तहत गिरफ्तारी की गई है और लिहाजा मेरी जो गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल किया जाए। और इस सब के अंदर जनाब जो साबिक कौमी स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनको 90,000 रुपए 2 नफरी की जमानती मुचलकों के एवज जो है उनको उनकी जमानत मंजूर हुई थी, उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अब उनको दोबारा से अगले केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस वक्त बल्ले का निशान वो खतरे में पड़ता चला जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक बहुत अहम सवाल है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इससे महरूम कर देगा। इस वक्त बड़ी चहमगोइयां शायद इक़्तिदार में भी हो रही हैं। तो आज एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त जो है वो हम अवाम पाकिस्तान पार्टी, ये कोई एक नई पार्टी है या पहले भी होगी, लेकिन इसका कोई वली वारस आपने मीडिया TV चैनल पर नहीं देखा होगा। तो खैर हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो मांग लिया है और दराए के मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान हासिल करने के लिए एक नई सियासी पार्टी जो है मैदान में आ चुकी है। इस सिलसिले के अंदर जो दरख्वास्त दायर की गई है वो पार्टी के जो मोहम्मद अमजद चौधरी हैं उनकी जानिब से, ये चेयरमैन है हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने जनाब दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों ने दरख्वास्त मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद में नाकाम रही है और बल्ले का इंतखाबी निशान खाली है, तो लिहाजा किसी पार्टी को दिया गया, ना ही किसी पार्टी ने मांगा है। तमाम रजिस्टर्ड जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके हैं और हमारी जमात को अभी तक कोई इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ, तो लिहाजा बल्ले का इंतखाबी निशान हम अवाम पाकिस्तान पार्टी को अलॉट कर दिया जाए। ये जनाब एक बहुत बड़ा मुतालबा पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जनाब किया है। अब आ जाए कि नया वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा और ये एक नया नाम सामने आया है, एक नई गेम आई है और गेम अचानक से तब्दील हो रही है। मैंने आपको 2 सूरत हाल आपके सामने रखी थी, 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि क्या इमरान खान साहब के साथ डील हो जाएगी, अब ये नामुमकिन होता दिखाई दे रहा है। अंसार अब्बासी साहब ने आज बड़ा वाज़ेह कह दिया कि इमरान खान साहब को दोबारा वापस लाकर मुल्क में ना ही सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने दिया जाएगा और ना ही मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश जो है वो उनको दी जाएगी। ये 2 चीज़ें ये थी और तीसरा ये कि इमरान खान जब वापस आएंगे वो फौज से दोबारा नई जंग छेड़ देंगे तो उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा और उनका रास्ता रोका जाएगा। अंसार अब्बासी साहब ने इसका दावा किया और फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी है वो हो रही है और
और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इंतखाबी जो एक्ट हुई थी, इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2023, जो पार्लियामेंट में मंजूर हुआ था कि 5 साल जो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जो नाअहली है उसको 5 साल कर दिया गया था, ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया गया था। तो एक और हाइल रुकावट नवाज शरीफ के रास्ते से हट रही है और ये समाप्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जनवरी 2024 में की जाएगी। अब ये चीजें आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए रास्ता हमवार हो रहा है और वो अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब अब एक नया ट्विस्ट आया है इस सारे गेम के अंदर। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ये बाप पार्टी है और ये इनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बलोचिस्तान में इत्तेहाद भी हो चुका है। तो इनके रहनुमा है दनीश कुमार, इन्होंने ARY न्यूज को एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे रास्ते की तरफ गामजन है। तमाम रहनुमाओं ने 9 मई की मजम्मत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इसी तरह बेहतर पॉलिसी अपनाई तो उनके लिए अच्छा मौका है। और उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वज़ारत उस्मा की ख्वाहिश होगी मगर कोई जमात अक्सरियत नहीं ले सकेगी, यानी कि किसी जमात को 2/3 नहीं दी जाएगी और इत्तेहादी हुकूमत होगी और नवाज शरीफ की फितरत उसे चलाने वाली नहीं है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ अपना मंशूर जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। दनीश कुमार ने कहा कि वज़ारत उस्मा का कुरा छोटे सूबे या बलोचिस्तान से होगा, यानी कि बलोचिस्तान से भी कोई वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार हो सकता है, उसकी लॉटरी निकल सकती है। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद जो है ये हुकूमत का नारा लगाएंगे तो अवाम इनको मुस्तरद कर देगी, तो लिहाजा ये इत्तेहादी हुकूमत का नारा नहीं लगा सकते और इसलिए दोनों जमातों ने पॉलिसी के तहत एक दूसरे से राहें जुदा की हुई हैं और इलेक्शन हो गए तो इन दोनों जमातों की मोहब्बतें दोबारा नजर आ सकती हैं। यानी कि जो वही जरदारी फार्मूला मैंने आपके सामने रखा था कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने अपने मंशूर पर लड़े जाएंगे, लेकिन जब इत्तेहाद बनने की बारी आएगी या फिर हुकूमत बनाने की टाइम आएगा तो उस दोनों जमातें जो हैं वो आफ्टर इलेक्शन अपना एक इत्तेहाद कर लेंगे और PDM प्लस हुकूमत यानी कि एक नेशनल गवर्नमेंट जो है वो 2024 में जनाब बन सकती है। और ये चीजें जनाब आपके सामने है कि 2 पार्टियां हैं, यहाँ फैसला करेंगी, इस्लामाबाद की नफ्सियात हैं जो उनके मफादात में होंगे उसके मुताबिक ही फैसला जनाब किया जाएगा। अब आ जाए कि एक नया नाम भी सामने आ सकता है, आपको बड़ी चीजें क्लियर हो गई हैं कि बलूचिस्तान से भी एक नई गेम जो है वो शुरू हो सकती है। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने जनाब आग में छलांग लगा दी है, आग से वो खेल बैठे हैं और ये तसादुम है और ये खतरा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तबले जंग इनकी जानिब से बजाया गया है अपने चीफ जस्टिस कासी फायद ईसा के खिलाफ और उन पर इन्होंने बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगा दिया है। अब आ जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इन्होंने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठाते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी जो बेंच बनाने के लिए जनाब जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी उसमें एजाजुल एहसन साहब जो हैं वन ऑफ देम हैं, तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम जो खत लिखा गया है उस खत में उन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और जस्टिस मुदाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़ात भी उठा दिए हैं। अपने खत में जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना है कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस ने अपने ऑफिस में एक इजलास तलब किया। इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया और सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौका था कि तमाम सीनियर जजेस को इसमें शामिल किया जाए। तमाम चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ की और जजेस की हिमायत के साथ मशरूत कर दिया और इसी असूल पर जल्द समाअत की और दरखास्तों पर जो है वो भी इत्तफाक किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में 7 रुकनी बेंच का फैसला हुआ था मगर 6 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया और इसमें सीनियर जजेस जो हैं उनको भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब ये इल्जाम उन्होंने चीफ जस्टिस पर लगाया है कि उन्होंने जनाब मुझे इस इजलास का एजेंडा नहीं दिया और जो बातें मैंने की उस पर 7 रुकनी बेंच का फैसला हुआ था लेकिन 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। और उस सब के बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया, अपनी मर्जी से 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई और मीटिंग मिनट्स भी गलत जारी किए गए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ने उस मीटिंग के मिनट से उसको भी गलत जो है वो कोट किया। 2 खुसूसी बेंचों की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने ना आया और ना कमेटी में तश्कील हुई है। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने के हवाले से मुकम्मल अंधेरे में हूं और इन 2 खुसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाए तो अपनी राय देता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने खत में लिखा है कि जुमे के रोज 2 मरतबा कॉल्स करने के बाद बताया गया कि फाइल चीफ जस्टिस के चैम्बर में मंजूरी के लिए गई है और इंतजार करने के बावजूद 6:30 पर कॉल करने पर बताया गया
कि रजिस्ट्रार साहिबा जा चुकी हैं। चौथी और पांचवी कमेटी के इजलास के मिनट्स ना तो भिजवाए गए और ना ही दस्तखत के लिए गए। इन मिनट्स को बगैर मेरी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां पर इदारों के अंदर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर भी चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाजुल हसन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और उन्होंने बेंच फिक्सिंग के इल्जाम जो है वो चीफ जस्टिस पर लगा दिए। लेकिन ये किस हद तक जो है उसमें हकीकत होगी, ये तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनकी तस्दीक या तरदीद कर सकेंगे या उसके ऊपर वो अपना जवाब दे सकेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अलामिया जरूर जारी करेगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब अब इमरान खान जो है वो अपनी खैर मनाए, फैसला अब फौजी अदालतों के अंदर होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच जो है वो फौजी अदालतों के हवाले से लगा दिया है। 5 रुकनी बेंच का पहले फैसला मौजूद था कि किसी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर नहीं हो सकता। फिर आपने देखा कि सूबा सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और KPK की जो हुकूमतें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा जो कोर्ट अपील जो है वो दायर कर दी। वजारत दाखिला ने भी अपील दायर की, वजारत दिफा ने भी अपील दायर की। और मैंने आपको उस वक्त ये बता दिया था कि अब 6 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बनाया जाएगा और ये 7 रुकनी बेंच जो है वो जनाब फौजी अदालतों के हक में अपना फैसला सुना देगा। तो वजारत दाखिला ने मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियंस के ट्रायल के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब अपील दायर कर दी है और जराये के मुताबिक जो वजारत दाखिला की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला कदम करार देने की इस्तदा की गई है। वजारत दाखिला ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या केस आर्टिकल 199 के तहत पहले हाईकोर्ट में नहीं चला चाहिए था। लफ्ज़ सिविलियंस की इस्तिलाह वसी है, क्या अदालत ने इसे नजरअंदाज नहीं किया है? वजारत दाखिला का अपील में यह कहना है कि सिविलियन की इस्तिलाह में गैर मुल्की और दहशतगर्द भी आते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के दफा से मुतालिक पहला इख्तियार हाईकोर्ट का था और अदालत कई बार कह चुकी है कि दीगर फॉरम हो तो आर्टिकल 1843 से गुरेज करना चाहिए। बताया जा रहा है कि अब जनाब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब 13 दिसंबर को जनाब ये समाअत होगी, यानी कि परसों फौजी अदालतों के हवाले से समाअत होगी और 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है उस पर तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो खुद करेंगे। अब जो मामला है कि जो सिविलियंस हैं उसमें दहशतगर्द भी आ जाते हैं, उसमें गैर मुल्की भी आ जाते हैं, तो लिहाजा सिविलियंस का लफ्ज आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ चंद लोग जिन्होंने उन इदारों पर हमला किया है, जिन्होंने GHQ पर हमला किया या ISI के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए, उनके दफातर पर हमले किए हैं, तो अब जिन इदारों पर हमला हुआ है वही इदारा जो है वो अब इसकी जनाब इसका ट्रायल करेगा, वही इदारा इनको सजाएं देगा, क्योंकि उस इदारे के पास अपनी अदालतें मौजूद हैं। ये जनाब बेसिकली दाखिला की जानिब से अपील दायर कर दी गई है। तो अब ऐन मुमकिन है कि अब सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर हो जाएगा, क्योंकि इस फैसले को कोई मानने को तैयार नहीं है। और जब सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर होगा तो 9 मई का मामला फिर इमरान खान तक जाएगा, क्योंकि उसको मास्टरमाइंड करार दे दिया गया है। अब खान साहब तक ये बात जाएगी तो डेफिनेटली उनको सख्त से सख्त सजा फौजी अदालतों से भी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल अपना ख्याल रखना रहने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।